धन्यवाद आप सभी को। और आज आप हमारे प्रिय साथी राजीव भाई के जन्मतिथि और उनके कार्यक्रमों में आप यहाँ शिरकत किए। मित्रों, आप सभी एक सिर्फ सुंदरगढ़ के साथी और ये हैं, लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूँ अभी आपके सामने, वो उड़ीसा के संदर्भ में बात करेंगे। उड़ीसा के लूट के संदर्भ में बात करेंगे, उड़ीसा के खनिज संसाधन के संबंध में बात करेंगे, उड़ीसा के जल संसाधन और उड़ीसा की भौगोलिक स्थिति पर भी बात करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आप उड़ीसा के वासी हैं और उड़ीसा भारत के पूर्वी तट में बसा एक बहुत सुंदर और सांस्कृतिक राज्य है और यह एक बहुत पुराना राज्य है। इसका इतिहास बहुत ही पुराना है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 जो हम कह रहे हैं उसमें हुई। और इसकी स्थापना के पीछे की एक लंबी कहानी रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं लूट छिपी हुई थी। लेकिन आज जो स्थिति है हमारे सामने, वो उड़ीसा को जब हम देख रहे हैं, आप जान रहे हैं उड़ीसा जो स्टेट है, इसका जो पूरा क्षेत्रफल है, पूरा उड़ीसा का जो 30 जिले हैं उड़ीसा में, तीनों संभाग मिला करके 30 जिलों का जो पूरा क्षेत्रफल है वह 1,55,707 वर्ग किलोमीटर का है। इतना बड़ा इलाका उड़ीसा को है और इस पूरे जो क्षेत्र है इसमें 2 तरह के मुख्य ज़मीनें हैं। एक तो वन भूमि है और दूसरा यहाँ पर कृषि भूमि है। इसके अलावा जो छोटे हिस्से हैं वह जल वाला हिस्सा है, जो छोटे छोटे या बड़े झीलें हैं, तालाब हैं, इस तरह के हिस्सों को अलग रखा गया है। तो यहाँ पर जो कृषि भूमि है वो लगभग 70,068 स्क्वायर किलोमीटर और वन क्षेत्र जो है वो 58,135 वर्ग किलोमीटर। मैं ये आंकड़ा क्यों दे रहा हूँ, इसके पीछे मैं आ रहा हूँ अभी। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो खनिज संपन्न है और खनिज संपन्नता के कारण यहाँ पर जो वर्तमान समय में जो कृषि भूमि यहाँ पर थी 70,068 स्क्वायर किलोमीटर का, यह अगर सभी हिस्सों में बांट दें, उड़ीसा के जो 5 करोड़ आबादी है अभी वर्तमान आबादी, इस 5 करोड़ आबादी में इसको बांट देते हैं तो आज की जो स्थिति है उड़ीसा की, वह प्रति व्यक्ति मात्र 35 डिसमिल का आता है। हर व्यक्ति का, अगर हम ये मानते हैं कि संसाधन पर सभी का अधिकार है और उड़ीसा के ज़मीनों को अगर हम बांट देते हैं, जो खेती योग्य ज़मीन है, तो एक व्यक्ति के हिस्से में मात्र 35 डिसमिल ज़मीन आती है। इसके बावजूद भी उड़ीसा के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर लगभग 40% ऐसे व्यक्ति हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है। वो दूसरे की ज़मीन पे काम कर रहे हैं या खानाबदोशी जीवन जी रहे हैं। पूरा का पूरा जीवन उनका जो है वो श्रम पे आधारित है, मतलब वो प्रतिदिन का श्रम करते हैं तभी उनका भोजन चल रहा है। ऐसी स्थिति बनाई गई है। अब ये स्थिति ऐसी बन गई कि 40% का मतलब कितना हो गया? लगभग 2 करोड़ लोग ऐसे हैं उड़ीसा में जिनके पास अपनी कोई भूमि नहीं है। और अगर हम यही मैंने कहा कि अगर 5 करोड़ पे बांट देते हैं तो 35 डिसमिल जमीन आ रही है। आज से 10 साल पहले यहाँ पर जो पर कैपिटा जमीन का हिस्सा था वह 42 डिसमिल का था। अब ये 10 साल में 42 डिसमिल जमीन बट करके खट खट के और वो 35 डिसमिल पे आ गया। कैसे आया उसकी कहानी आगे कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से वन क्षेत्र की बात करेंगे हम। टोटल जो फॉरेस्ट एरिया था, उड़ीसा जब बना था उस समय 52% के आसपास उड़ीसा में जंगल थे। आज की स्थिति क्या है? 2 तरह के आंकड़े हैं। कुछ आंकड़े कह रहे हैं कि 33% है, कुछ आंकड़े कह रहे हैं 35% है। तो ये स्थिति आ गई, कहाँ 52% का जंगल का इलाका था पूरा उड़ीसा में, और आज वो स्थिति घट करके 33-35 पे आ गया है। हम अगर प्रति व्यक्ति जंगल की बात करते हैं तो वो मात्र 29 डिसमिल जमीन वन भूमि, वन मतलब जहाँ पेड़ पौधे हैं जो जीवन के लिए ज़रूरी है, वो आ गए। अब ऐसा क्यों हुआ? ये कम कैसे हो गया? उड़ीसा में लगभग 15 ऐसे
मेजर मिनरल, जो बड़े खनिज हैं, जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, वो उड़ीसा में पाए जाते हैं। और इसके अलावा छोटे छोटे और भी खनिज हैं जिनका थोड़ा राष्ट्रीय स्तर पे कम महत्व है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो लोगों को रोज़गार देने वाला है वो बहुत ज़्यादा उसका महत्व है। इसके बावजूद जो बड़े खनिज वाले, जो बड़े खनन क्षेत्रफल हैं, उन बड़े खनन क्षेत्रफलों में हम बात करेंगे तो आज से 10 साल पहले जो स्थिति थी उसमें उड़ीसा सरकार ने लगभग 43,000 हेक्टेयर भूमि उड़ीसा सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए दिया था, वन भूमि को। तो यानी उड़ीसा सरकार ने जानबूझकर 43,000 हेक्टेयर भूमि को, हमारा जो वन भूमि था जहाँ पेड़ पौधे थे, उनको हटाया है। और इसके वजह से अभी, और ये जारी है, अभी नई परियोजनाएं आई हैं 10 साल में, ये भी परियोजनाएं जारी हैं। ठीक उसी प्रकार से पूरे उड़ीसा में अभी वर्तमान समय में लगभग 600 प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, 600 बड़े प्रोजेक्ट, माइनिंग के प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, जिसमें आयरन ओर के प्रोजेक्ट हैं, मैंगनीज के प्रोजेक्ट हैं, डोलोमाइट के प्रोजेक्ट्स हैं, कोयले के प्रोजेक्ट्स हैं, बॉक्साइट के प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स को मिलाते हैं तो लगभग 600 प्रोजेक्ट हैं। और ये जो 600 प्रोजेक्ट हैं, इन 600 प्रोजेक्ट्स में अभी बहुत बड़े पैमाने पर जहाँ पर माइनिंग हो रही है वो 161 प्रोजेक्ट जहाँ हैं वो बड़े पैमाने पर माइनिंग हो रही है। छोटे माइनिंग को अगर मिलाते हैं तो 203 पर थोड़े कम वाले चल रहे हैं, और नए वाले में कुछ तो स्टार्टिंग अभी उनकी होनी है। और इस तरीके से जो 161 जो बड़े प्रोजेक्ट हैं इस राज्य में, उसमें 1,39,000 के आसपास, 1,39,000 एकड़ भूमि उनको दे दी गई है, उनको हस्तांतरित किया गया है। यानी जो कृषि भूमि था 1,40,000 एकड़ के आसपास, वो भूमि जब जाता है तो ये जो इलाका आता है उसमें कई खेती वाले इलाके हैं, जो अब वो जो पहले खेतीहर लोग थे, जो बड़े खेतीहर वाले थे, ये खेती वाले अब बिना खेती वाले में तब्दील हो जाते हैं। वो एक सब्जबाग दिखाया जाता है कि वो जब बड़े पैसे आएंगे, मुआवजा आएगा तो आपका जीवन सुधरेगा। लेकिन मैं उसकी बात करूंगा बाद में। कितनी बड़ी लूट होती है जब आपको एक मुआवजे के सब्जबाग में फंसाया जाता है और अच्छे जीवन के सब्जबाग में फंसाया जाता है। उसके पीछे जो लूट की कहानी है, किस तरह की लूट होती है उड़ीसा में, और आपको कैसे शोषित किया गया, आपको कैसे ठगा गया है और क्या करना चाहिए, इस पर हम लोग थोड़ी बात आगे करेंगे। मित्रों, हम लोग आगे सीधे हम पहुंचते हैं उसी भाग में, उसके बाद जल की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं उड़ीसा खनिज का भंडार है। इस देश में 3 राज्य ऐसे हैं जो देश के आधे से ज़्यादा हिस्सा का खनिज देते हैं। उड़ीसा, झारखंड बगल में है और आपके बगल में ही छत्तीसगढ़ है। ये तीनों स्टेट ऐसा है जो खनिज के मामले में सबसे ज़्यादा खनिज देने का काम ये तीनों करता है। आपके यहाँ सबसे ज़्यादा जो है पूरे देश का क्रोमाइट, आप सब परिचित होंगे। पूरे भारत का जितना क्रोमाइट पूरे भारत में निकलता है, उस क्रोमाइट का सिर्फ अकेला उड़ीसा जो है वो 98% देता है। 98% देने का मतलब क्या हुआ? 100 ही है। पूरा देश को क्रोमाइट का जो सप्लाई करता है वो उड़ीसा करता है। और आपको आश्चर्य होगा कि पहले उड़ीसा में जो कोयला का भंडार था वो 3रे नंबर पर आता था। पहले नंबर पे झारखंड का नाम था, उसके बाद वो छत्तीसगढ़ का बीच में आया। अभी जो लेटेस्ट जानकारी आई है, जो लेटेस्ट खोज हुई है, उसमें यह पता चला है कि उड़ीसा का जो कोयला भंडार है वो भारत में सबसे ज़्यादा है। कितना है? वह भंडार अभी जो पहले 71,447 बताया जाता था, अभी वो बढ़कर के वो भंडार, अभी जो लेटेस्ट न्यूज आया है उसमें है 94,518 मिलियन टन। 94,518 मिलियन टन का मतलब वो 9,451 करोड़ टन, इतना भंडार आपके उड़ीसा में है, जो भारत का पहला स्थान रखता है। और हमारे बगल में जो हम झारखंड से हैं, झारखंड में यह भंडार लगभग अभी जो नया लेटेस्ट आया है आपसे थोड़ा कम 88,000 मिलियन टन के पास वहाँ पर आया है। ठीक इसी प्रकार से आप लोअर ईस्ट में बहुत आते हैं, पूरे भारत का आप लगभग
35% लौह जो आयरन ओर है वो उड़ीसा दे रहा है। आज भी भंडार भी है आपका सबसे ज़्यादा और प्रोडक्शन भी यहाँ पर है। ठीक उसी प्रकार से मैग्नीज की स्थिति है, तांबा का है। कहने का ये अर्थ है कि जो खनिज को आप डिफरेंट भाग में बांटते हैं, कि जैसे ईंधन वाला खनिज, ईंधन वाले खनिज में क्या बांटते हैं आप? कोयला है, लिग्नाइट है, पेट्रोलियम है, गैसेस हैं। तो आप जब इसकी बात करते हैं तो जब कोयले की बात करते हैं तो कोयला में आप नंबर 1 पे आ गए। ठीक उसी प्रकार से जब आप CBM की बात करेंगे, कोल बेड मीथेन, नाम सुना है कभी आपने? कोल बेड मीथेन, जहाँ कोयला मिलता है, कोयला के ऊपर एक लेयर होता है मीथेन गैस का, है ना। मीथेन गैस को क्या करते हैं, आज एक टेक्नोलॉजी आ गई है कि 4 मीथेन के अणु को अगर मिलाएंगे, 4 अणु मीथेन को मिलाएंगे तो एक अणु ब्यूटेन बनेगा। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन को उसमें कन्वर्ट करेंगे और जो आपका LPG बनता है ना। तो एक तरीका उसमें आ गया है, कोल बेड मीथेन ईंधन के रूप में यूज़ होने लगा है। कितना भंडार है? पूरे उड़ीसा में लगभग जो भंडार है 243.5 बिलियन की बात कह रहा हूँ, बिलियन क्यूबिक मीटर, है ना। भारत सरकार जो है वो भारत की इकोनॉमी कितना करना चाहती है? 5 ट्रिलियन। आपको पता है कि आपके इस CBM का कीमत कितना है? CBM कोल बेड मीथेन का जो टोटल कॉस्ट है भारत सरकार के ही आंकड़े के हिसाब से वो आता है 487 ट्रिलियन रुपया। पूरी दुनिया की GDP का 4 गुना, है ना। अगर आप सिर्फ उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के जो CBM है, कोल बेड मीथेन है, उसका कीमत होता है 487 ट्रिलियन रुपया, है ना। तो आप इतने अमीर बैठे हो और कहते हो कि उड़ीसा सबसे गरीब है। जब उड़ीसा के इस सिर्फ CBM की हम बात करें, हर व्यक्ति के हिस्से में बांट दे, जो भारत का संविधान कहता है 39B के हिसाब से, तो एक एक व्यक्ति के हिस्से में 1-1 करोड़ रुपया आता है। आश्चर्य न करें, सिर्फ CBM से ये जो हिस्सेदारी आती है कि अगर हम कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा है, ये जो संसाधन है किसके हैं? संसाधन सरकार के हैं क्या? नहीं, किसके हैं? संसाधन तो जनता के हैं। सरकार कौन है? हम आप हैं ना, हम ना बनाए हैं। तो इस लोकतंत्र में आप सरकार हैं, आप मालिक हैं। लोकतंत्र के में जनता मालिक होती है, तो जनता मालिक है। अगर हमारी उड़ीसा में है तो हमारा है ना। तो उड़ीसा के हर व्यक्ति के हिस्से में CBM सिर्फ 1 करोड़ का है। और अगर सिर्फ 15 खनिजों, जो प्रमुख खनिज है, इन 15 प्रमुख खनिजों का औसतन निकाला जाता है तो यह कीमत जो है ये 325 लाख करोड़ रुपया आता है पर कैपिटा। अगर आपको इसको देखते हैं, भाग निकालते हैं तो 65 लाख रुपया आता है। यानी CBM को और खनिज को हम निकाल देते हैं, एक साथ मिलाते हैं, तो हर व्यक्ति, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये तब है जब हमारा आबादी हम मानते हैं 5 करोड़ है, तो अभी वर्तमान समय में तो 5 करोड़ आबादी में अगर इसकी हिस्सेदारी करते हैं तो हर व्यक्ति के हिस्से में 1,65,00,000 रुपए का 15 खनिज और CBM है। और उड़ीसा में इस तरह के 55 खनिज हैं। बालू को नहीं रखा है हमने, रेत जो है, नदी का रेत जो है उसको नहीं रखा है। अगर रेत को जोड़ देते हैं, क्योंकि सरकारें रेत को भी किसी न किसी कंपनी को दे रखा है, किसी पूंजीपति को दे रखा है। अगर ग्राम सभाओं के अधिकार की बात करते हैं तो यह आंकड़ा 4 करोड़ से ऊपर चला जाएगा पर हेड। जी, पर हेड। यानी ये कहा जा रहा है कि उड़ीसा के कोई व्यक्ति कोई काम ना करे तो आज भी आपके हिस्से 4 करोड़ रुपया बैठे बैठे आता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उड़ीसा का हर व्यक्ति अमीर है, करोड़पति है। लेकिन इस करोड़पति व्यक्ति को, पूरे करोड़पति आबादी को शोषित करके और उनको विकास का झुनझुना थमा करके गरीब बनाया गया है, उनको विस्थापित किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि तुम गरीब हो, 10,000, 5,000, 10,000 की नौकरी करो।
एक करोड़पति को कहा जा रहा है कि तुम 10,000 रुपये की नौकरी करो, और हमारा वो व्यक्ति, हमारा वो साथी अपनी चीज़ों को नहीं समझ रहा है, अपने संसाधनों को नहीं समझ रहा है, और वो 4 करोड़ लेने के बजाय 10,000 के पीछे भाग रहा है। ठीक है ना, ये समझ में आई। अब ये जो हमारा खेल चल रहा है वो कैसे चल रहा है, किनके सहारे चल रहा है। अब जैसे ही आप इसमें आते हैं तो इस देश में, इस पूरे उड़ीसा में आप देख लीजिए, कोल ब्लॉक अलॉट हो गए। कितने कोल ब्लॉक अलॉट हैं हमारे यहाँ पूरे उड़ीसा में? 60 कोल ब्लॉक, 60 कोल ब्लॉक अलॉटेड है। 60 कोल ब्लॉक में आपके सुंदरगढ़ में कितने हैं? 14 है ना, 14 कोल ब्लॉक हैं पूरे। अभी जो सबसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़, जो सबसे बड़ा कोयले पर आधारित अभी तो कई ऐसे हैं, जैसे बड़ा सर्च हुआ हमारे यहाँ जब मैंने इस पर स्टडी की, तो जब शिवा इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैंने देखा, शिवा का जिसको डोलोमाइट का मिला हुआ है आपके यहाँ, है ना, जानते हैं उसको कितना साल के लिए मिला है? बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रायः जो खनिज के लिए लीज मिलता है वो 30 साल 35 साल का मिलता है। शिवा जो अब जिंदल का हो गया है, जिंदल ने उसको एक्वायर किया है, उसको 2072 तक का कॉन्ट्रैक्ट है। 2072, 25 साल 30 साल होना चाहिए मैक्सिमम, लेकिन उसको मिला है 72 तक का। कितना साल हो गया? 50 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला। 50 साल तक लूटते रहो तुम, और उसको 2 कॉन्ट्रैक्ट इस तरह के मिले हैं। ऐसे ही यहाँ वेदांता है, अडानी आ गया है आपके यहाँ बीजाहन में, है ना, बीजाहन में। अब इस तरीके से पूरे उड़ीसा का, आप जानते हैं कि पूरे उड़ीसा में लगभग 52,000 गांव हैं, लगभग 51,700 कुछ गांव हैं। पूरे 52,000 मानते हैं, अभी कुछ नए गांव भी बनाए, पंचायत भी बनाए हैं। तो 52,000 जो गांव हैं, इन 52,000 गांवों में से 6,000 गांव आज नक्शे में उड़ीसा के नहीं हैं। ये आपने देखा है कि नहीं देखा है? ओपन कास्ट माइनिंग का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है कि ओपन कास्ट ऊपर से खोदता है ना, ऊपर खोदता है, नीचे चला जाता है, तो जब ऊपर का कोई भी चीज़ रहेगा उसको वो हटाता है। तो इस कारण से उड़ीसा के 6,000 गांव जो कभी अस्तित्व में थे आज नहीं हैं। आप उनको नहीं खोज सकते हैं। कहाँ गए वो? ये सभी गांव विस्थापित हो गए हैं। सभी गांव किसी न किसी माइनिंग के भेंट चढ़ गए हैं। वो कहीं पर डंप पड़ा हुआ है किसी गांव के ऊपर में, कोई गांव गड्ढे में है। फिर ये 6,000 गांव के लोग गए कहाँ? उनका कोई आंकड़ा है क्या आपके पास? तो सरकार से जब हम लोगों ने, मैंने आरटीआई लगाई तो उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। मैंने पूछा है कि ये जो 6,000 गांव आपने बताया कि 6,000 गांव प्रभावित हैं, इन 6,000 गांवों को जो आपने उजाड़ा है, उसमें अगर हम 1,000 व्यक्ति भी मान लेते हैं एक गांव में औसतन, तो कितने चले गए? कहाँ हैं वो? इतने व्यक्ति पलायित हैं, यहाँ पलायन कर गए हैं, किसी दूसरे शहर में हैं। जो कभी 5 एकड़ 10 एकड़ के मालिक थे, आज किसी शहर में रिक्शा खींच रहे हैं, या कहीं पान गुमटी खोल करके बैठे हुए हैं, या वो कुछ सब्जी भाजी बेच रहे हैं, या कोई भी जीवन अपना चल रहा है। लेकिन कल वो जो 5 एकड़ या 10 एकड़ के जो मालिक हुआ करते थे, आज वो मालिक नहीं है, वो भिखारी बने हुए हैं, या किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। और यह वो एक लोग कर रहे हैं जो संविधान के हिसाब से वो मालिक थे, 39B के हिसाब से वो मालिक हैं। और हमारा जो पीढ़ी है, हमारा जो प्रकृति है, वो भी हमें मालिक बना के भेजा है। ये सारे मालिकों को या तो आपने भिखारी बना दिया है, या आपने उसको नौकर बना के रखा है, 5,000 10,000 का नौकर बना दिया है जो करोड़पति है। तो ये एक स्थिति है हमारे यहाँ माइनिंग की। और अब ये देख लीजिए, अब ये जो विकास चल रहा है, उड़ीसा के विकास की और बात कर लूँ, उसके बाद इसके प्रभाव की बात करेंगे। उड़ीसा में कई थर्मल पावर प्लांट्स आ गए, कई। ये जो उड़ीसा में थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ये टोटल थर्मल पावर जो जनरेशन कर रहे हैं, ये लगभग 16,000 मेगावाट कर रहे हैं अभी।
ग्रीन एनर्जी से लगभग 3000 मेगावाट आ रहा है, तो टोटल कितना आया? लगभग 19,000 मेगावाट प्रोडक्शन हमारा हो रहा है उड़ीसा में। आश्चर्यजनक है, इतना बिजली पैदा करके आप क्या कर रहे हो? तब भी गांव को बिजली है? सुदूर गांव में चले जाइए, उड़ीसा के कई गांव में बिजली नहीं है क्या? जंगलों में बिजली मिली है या 24 घंटे बिजली मिलती है? नहीं मिलती है। सब जगह की स्थिति यही है। जब आंकड़े आए, एनर्जी डिपार्टमेंट उड़ीसा से पूछा, तो उसने जो आंकड़े दिए कि कितना नीड है आपको, तो उड़ीसा को कितना जरूरत है? मात्र 6000 मेगावाट का। पैदा कितना कर रहे हो? 19,000 मेगावाट। क्या कर रहे हो भाई? और ये किनके दम पर बेच रहे हो या किनके दम पर कमा रहे हो? कोयला किसका होगा? उड़ीसा का। पानी किसका जाएगा? उड़ीसा का। प्रदूषण किसको मिलेगा? उड़ीसा को, है ना? मुनाफा किसको मिलेगा? कंपनियों को। इसे क्या कहेंगे? ये क्या कहलाता है? ये लूट नहीं तो और क्या है? जिसके लिए तुम बना रहे हो वो हाशिए पे हैं, और हमारी चीजों को लेकर के तुम विकास के नाम पर ये बात कर रहे हो। और किसका विकास? ये सवाल करना पड़ेगा। यह जो वर्तमान विकास है वो किसका है? हमारा है, देश का है, या इन कंपनियों का है, इन कॉरपोरेटों का है? तो कॉरपोरेटों की ये स्थिति है। अब आपको इसलिए ये आंकड़ा दे रहा हूं, ये बताने के लिए कि अगर 1 मेगावाट थर्मल पावर बनता है तो CEA का रिपोर्ट है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का रिपोर्ट मैं दे रहा हूं। CEA का रिपोर्ट कहता है कि 1 मेगावाट थर्मल पावर में 12 टन कोयला जलता है एक दिन में। तो अगर 12 टन कोयला जलेगा तो आपने बताया अभी कि भाई यहाँ 16,000 मेगावाट बिजली बन रहा है, तो 12 टन गुने 16,000 आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना कोयला आप जला रहे हो रोज। ठीक है ना? तो इतना कोयला जलाएंगे। ये कोयला कहाँ से आ रहा है? हमारे उड़ीसा के ही अलग अलग खदानों से। ये बात अलग है कि यहाँ कुछ खदानें जो हैं वो गुजरात के लिए भी हैं, कुछ खदानें पंजाब के लिए भी हैं, कुछ आंध्र प्रदेश के लिए भी हैं। उड़ीसा में जो कोयला यहाँ से जा रहा है वहाँ, तो ये इसके बावजूद भी अपने लिए भी हमारे यहाँ है। अब इसके अलावा यही नहीं रुकता। ये 12 टन अगर रोज जला रहे हैं, 1 घंटे का अगर आपने जलाया, 12 टन प्रति घंटा का हिसाब है इनका, ये पर डे का हिसाब है, तो 1 साल में कितना? एक दिन में अगर 12 टन जला रहा है 1 मेगावाट, तो 1 साल में कितना? 365 से गुना कर लीजिए, और उसको आप 16,000 से गुना करके देख लीजिए कितना बड़ा पॉल्यूशन का ये केंद्र बन गया है। यही वजह है कि सुंदरगढ़ जो कभी सुंदर हुआ करता था, नाम सुंदरगढ़ क्यों पड़ा था? यहाँ फॉरेस्ट के कारण बहुत ही सुंदर वातावरण था। अब ये सुंदरगढ़ सुंदर रहा नहीं। झारसुगुड़ा या इस तरह से जैसे ही घुसते हैं तो सुबह से शाम तक अगर सफ़ेद कपड़ा पहने तो काला हो जाता है। क्यों हो जाता है? पूरे उड़ीसा की स्थिति यही हो गई है। कोस्टल रीजन को छोड़ दीजिए तो बाकी का पूरा जो 3 भाग में उड़ीसा बटा हुआ है, 3 प्रभाग है आपके, 3 प्रभाग में 2 प्रभाग की स्थिति तो बहुत खराब है। जो कोस्टल वाला है उसको थोड़ा छोड़िए, वहाँ इंडस्ट्री या दूसरी चीज़ें आ गई, लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल एक जोन बन गया है आपका, जो ये वाला इलाका है जिसमें आप बैठे हो, अंगुल और ये सब का इलाका जब नीचे तक चले जाते हैं, तो कि कहीं कोयला है, कहीं बॉक्साइट है, कहीं मैंगनीज है, तो ये जो स्थितियां हैं यहाँ सबके लिए ऐसी है। तो थर्मल पावर की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक थर्मल पावर इतना प्रोडक्शन के बाद इतना ज़्यादा पॉल्यूशन देता है। अब होता क्या है कि एक तरफ आप थर्मल पावर के लिए कोयला निकाल रहे हो, तो कोयला के लिए आप क्या करेंगे? किसी और गाँव को उजाड़ेंगे। गांव के नज़दीक में वो जंगल है, जंगल उजाड़ेंगे, जंगल समाप्त करेंगे। जंगल क्या कर रहा था? आपको वर्षा दे रहा था, ऑक्सीजन दे रहा था, पेड़ पौधे थे, भोजन दे रहा था। कई हमारे आदिवासी भाई हैं जो जंगल पर आश्रित हैं। महुआ है,
सरई है, आपने क्या किया? उसको तहस नहस कर दिया। किस लिए किया? विकास कराएंगे, है ना। तो अगर आप उनसे बात करोगे कि भाई किसका विकास, तो बोला बिजली नहीं चाहिए। भाई बिजली कितनी चाहिए? 6000 मेगावाट। पैदा कितना कर रहे हो? 19000 मेगावाट। क्यों कर रहे हो? तो विकास हो रहा है उनका। तो आपको थोड़ा सा दे दिया, एक खास % दे दिया, 10% आपके पास आया और 90% वो खा गए और उसको विकास दिखा रहा है, क्योंकि आपका भी विकास है उसमें, ऐसा दिखाते हैं वो। तो अब ये क्या हो रहा है कि एक जंगल जो उजड़ रहा है, तो जंगल सिर्फ जंगल नहीं है। अब आप देख लीजिए, अब ये क्या कर रहे हैं, जैसे ही आप कहते हैं कि भाई मेरा जंगल उजाड़ दिया आपने, हमारे आदिवासी समाज के भाई जब वहाँ जाते हैं कि भाई तुम हमारा जंगल उजाड़ रहे हो, तो क्या जवाब देते हैं फॉरेस्ट वाले? कंपा के तहत हम कहीं जंगल लगा देंगे। नहीं, कंपा प्रोजेक्ट आएगा और कंपा प्रोजेक्ट के तहत क्या करेंगे? जंगल लगा देंगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या एग्जाम्पल है? अडानी एक जगह से जंगल उजाड़ा हमारे इलाके में, वो 580 हेक्टेयर जंगल, वहाँ से उसने एक परियोजना बनाई कि भाई हम यहाँ से 580 हेक्टेयर जंगल जो उसमें आएगा माइनिंग में, उसको उजाड़ेंगे। तो हम लोगों ने पूछा कहाँ लगाओगे? तो उसने कहा कि 8 जिला के 29 गांव में लगाएंगे। ठीक है ना। मतलब एक जगह अगर यहाँ जंगल हम उजाड़े, तो यहाँ पर उसे जंगल उजाड़ करके हम क्या कर रहे हैं, इसको उड़ीसा के 30 जिलों में जंगल लगा देंगे। एक जगह अगर 600 एकड़ लगाया, 600 हेक्टेयर जंगल उजाड़ दिया, तो कहीं 10 हेक्टेयर, कहीं 20 हेक्टेयर, कहीं 50 हेक्टेयर, कहीं 5 हेक्टेयर भी लगाया किसी किसी गांव में, और कहा कि हमने तो पूरा जंगल लगा दिया। क्या वो जो जंगल लगाया जाता है कंपनसेशन का, वो जंगल है? वो जंगल बनेगा या बगीचा बनेगा? 600 हेक्टेयर का एक जगह जंगल है, उसको उजाड़ करके 10 हेक्टेयर का एक जगह अगर लगाया जाए पेड़, तो जंगल होगा कि बगीचा होगा? जंगल तो नहीं हुआ वो, है ना। तो ये खेल चल रहा है। अब अगर यहाँ उजाड़ रहे हैं, हम यहाँ उजाड़ करके कह रहे हैं कि आपका विकास करेगा, हम जंगल में कोई कमी नहीं आ रही है, जंगल हमारा उतना ही है, आंकड़े वही कहते हैं उनके कि जंगल हमारा उतना है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक जगह से जब जंगल उजड़ता है तो सिर्फ जंगल उजड़ता है क्या? जंगल नहीं उजड़ता। क्या क्या उजड़ता है? मान लीजिए जो पेड़ है हमारा, उस पेड़ पे जो पक्षियां थीं, वो पक्षी उजड़ गए। वो पक्षी जो हैं, अब अगर आपने यहाँ से जंगल काटा और इस जंगल को आप ले गए पूरी, तो यहाँ जो उस पेड़ पर जो पक्षी थी, क्या वो पूरी गई? इस जंगल में जो हिरन है, आपने इस जंगल को उजाड़ दिया और लगा दिया जाकर के आंध्र प्रदेश में, क्या वो हिरन आपके पीछे पीछे गया वहां? क्या हुआ उनका? या आप जो यहां जंगल में महुआ चुन रहे थे, महुआ चुनते हैं आप ना, जब आपका वो महुआ वहां लगेगा क्या? और जो महुआ यहां काटा गया, अगर वो महुआ वहां लगाया गया, तो उसकी मालकियत आपके पास रहेगी क्या? है उसकी मालकियत आपके पास? कौन होगा उसका मालिक? तो आपको, आपका सिर्फ जमीन नहीं लिया जाता, ये कंपनसेशन नहीं हो सकता इसका। ऑक्सीजन दे सकता है क्या ये? आपने अभी जंगल काट दिया और कहते जंगल हम लगाएंगे, तो 2-30 साल का जंगल उसको बनने में लगेगा। 30 साल तक हम क्या कर सकते हैं? अपने ऑक्सीजन को, अपने सांस को रोक सकते हैं क्या? कि ठीक है वो जंगल जब तैयार हो जाएगा तो हम अपनी सांस ले लेंगे, 30 साल तक तो हम अपने पैसे से सांस ले लें, ऐसा कर सकते हैं क्या? तो ये जो खेल चल रहा है, ये जो कॉर्पोरेटीकरण चल रहा है, इस कॉर्पोरेटीकरण के खिलाफ हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि यह विकास नहीं है, यह पूर्ण रूप से विनाश है। सिर्फ मनुष्य का नहीं, सिर्फ हमारी लूट नहीं है, मतलब आपका सिर्फ 4 करोड़ रुपया लूट लिया ऐसी नहीं है, वो पूरी चीज को लूट रहा है, पूरे इन्वायरमेंट को लूट रहा है, पूरे पर्यावरण को बर्बाद कर रहा है, और हमको जीने लायक भी नहीं छोड़ रहा है। और वो पूरा सभी चीजों को फिर बाजार बना रहा है। कैसे बाजार बना रहा है? जब आप देखते हैं कि लोग कहते हैं कि चलो वहां हम कंपनसेट कर लेंगे, 10,000 के 20,000 की नौकरी कर लेंगे। अब आप देख लीजिए कि किसी एक जगह पर नदी है, माइनिंग शुरू हुई, तो क्या होता है? वो
वो नदी का स्रोत सूख जाता है। अब इस तरीके से अगर छोटी नदियां मिलकर एक बड़ी नदी बन जाती है, तो सभी छोटी नदियों का अगर माइनिंग सभी हो गया माइनिंग, तो क्या होगा? सभी सूख जाएंगी। तो वो बड़ी नदी में पानी होगा क्या? नहीं होगा। जब बड़ी नदी में पानी नहीं होगा तो उसके किनारे जितने भी जगह थे वो रिचार्ज होंगे क्या पानी से? नहीं होंगे। नतीजा क्या हुआ? सभी के घरों में बोतल का पानी आ गया। शायद आपके यहाँ भी आ गया होगा, दिख रहा है ना वहां। आज से 20 साल पहले ये बोतल था क्या? क्यों आ गया ये? हर घर में, हरी सभी के बैग में आ गया। ये कैसे आया? ये विकास का परिणाम है, ये रिजल्ट है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। जीवन के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। हवा, जो ईश्वर ने या प्रकृति ने आपके नाक के सामने रख रहा है ना? सभी लोग खींच रहे हैं, सभी लोग छोड़ रहे हैं, सबका मिला हुआ है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ईश्वर ने ऐसा नहीं कहा, प्रकृति ने ऐसा नहीं कहा कि तुम बड़े पैसे वाले हो तो तुमको ज़्यादा लेना है, तुम कम पैसे वाले हो तो तुमको थोड़ा कम लेना है ना? ऐसा नहीं कहा। कहा क्या? सबके सामने रख दिया, नाक के सामने है। दूसरी जरूरत क्या है? पानी, तो थोड़े मेहनत में मिल जा रहा था। तीसरी जरूरत है भोजन, जिसके लिए दिन रात लगे हुए हो, सब काम कर रहे हो। फिर तब आता है वस्त्र, आवास और सब चीज़। लेकिन ये 3 तो महत्वपूर्ण चीज़ है। तो भोजन को लोगों ने पहले ही कब्जा कर रखा है। जो कृषि में काम करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है कि बीज अब हमारा लोगे, हमारा बीज बोओगे तो ऐसा उपज होगा। वहाँ तो गुलाम हो चुके। बचा हुआ था पीने का पानी, जो सबको ज़रूरत है, तो इस पर भी गुलामी कर दिया कि विकास के नाम पर माइनिंग करना शुरू कर दिया। पानी का लेयर ख़त्म हो गया। अब आपके सामने मजबूरी है, अब क्या करोगे? तो आप पानी ले रहे हो और अब ये जंगलों पर पड़े हैं। तो जब ये जंगल उजड़ जाएंगे तो ऑक्सीजन आपके पास नहीं होगा। तो क्या होगा? आने वाले 5 से 7 साल के अंदर सभी व्यक्ति के कंधे पे जहाँ भी जाओगे ऑक्सीजन का सिलेंडर टंगा रहेगा। अगर इसी तरह के विकास में आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम सबको ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लेना पड़ेगा। तो आपकी जितनी भी कमाई होगी ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में जाने वाली है, क्योंकि पानी बनाने वाले सबसे पहले वही आए, फिर उसके देखा देखी हमारे छोटे छुरभैये भी आ गए, ऑक्सीजन वाले भी वही आ रहे हैं, उसके बाद हमारे यहाँ भी जो कॉरपोरेट वाले होंगे वो भी करेंगे ये काम। तो यानी पूरा का पूरा जीवन आपका, खाने पीने रहने सहने का और सारा का सारा जीवन, आपकी सारी की सारी कमाई, पूरा जीवन उन्हीं की सेवा में निकल जाएगी। मैं ये कहने आपसे आया हूँ। तो बात बहुत है, परिस्थितियाँ इस तरह की हैं। यही हाल आपके यहाँ भी, मतलब जो सुंदरगढ़ का पोजीशन है, सुंदरगढ़ में स्थिति भी इसी तरह का है कि यहाँ पर जो पहले जितना क्षेत्रफल बचा हुआ था उसमें से जो पैडी लैंड था, जो धान का खेत था, अब वो उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वह लगभग 30% जो धान के खेत थे वो इन माइनिंग के अंदर चले गए हैं और लगभग 25% के आसपास जंगल जो हैं वो भी इन माइनिंग के भेंट चढ़ने जा रहे हैं और चढ़ रहे हैं। और हमारे लोगों का पलायन ऐसे ही बढ़ेगा और ख़ास करके ये सरकार जो है वो हमारे जो जंगल में रहने वाले आदिवासी समाज है उसकी बहुत बड़ी दुश्मन हो चुकी है। और वो उनके लिए, उनको लगता है कि ये आदिवासी चूँकि हमारा माइनिंग का दुश्मन है और माइनिंग में हमको ये रुकावट पैदा करते हैं, इसलिए उनको कई नामों से उनको धीरे धीरे करके समाप्त करने की योजना है। अब इस हालत में हम लोग क्या करें, कैसे आगे बढ़ें? तो सिर्फ एक ही रास्ता है जो हम लोग विकल्प के रूप में देखते हैं, वो है कि इन खनिजों पर अधिकार, इन संसाधनों पर अधिकार, जल जंगल जमीन और खनिज पर ग्राम सभा का अधिकार कैसे हो, इस पर मिल बैठ करके बात करनी चाहिए। यही एक रास्ता है, तभी हम इस कॉरपोरेट शक्ति को रोक सकते हैं। और उसके लिए जैसे हम लोगों ने कई जगह पर किया है कि सत्याग्रह शुरू करें कि ये हमारे हैं, तुम्हारे नहीं हैं। और संविधान में भी ये बात कही गई है। एक फैसला भी आया है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस देश के खनिज का मालिक ज़मीन मालिक है, खनिज के मालिक सरकारें नहीं हैं। सरकार होता कौन है, सरकार कौन है ये भी पता नहीं है अभी। तो जब सरकार ही नहीं है और ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ज़मीन मालिक ही खनिज का मालिक है, तो आप हमारे इन खनिजों को बेचने वाले कौन हैं? ये आवाज़ अब हर गली से, हर घर से
हर युवा के चेहरे से निकलना चाहिए, हर सबके इस जगह से निकलना चाहिए। इसके लिए खनिज सत्याग्रह की शुरुआत आपको अपने जगह से करनी है और इन संसाधनों पर आपको अपना अधिकार कैसे स्थापित हो, इसके लिए मिल बैठकर बात करनी है। आज आपको मैं इतनी ही बात करने आया हूँ। आपने बहुत धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।